नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी स्पर्श पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में से तीसरा लेसन ततारा वामेरो कथा पढ़ने जा रहे हैं। ततारा वामेरो कथा एक लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ है जन समाज में प्रचलित कथा। अगर हम किसी मंदिर या ऐतिहासिक इमारत देखने जाते हैं तो वहाँ उस मंदिर के बारे में या ऐतिहासिक इमारत के बारे में एक प्रचलित कथा होती है, वही लोक कथा कही जाती है। वैसे ही यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार लिटिल अंडमान के विभक्त होने के पीछे एक कहानी प्रचलित है। वही लोक कथा आज हम ततारा वामेरो कथा के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। आइए हम लीलाधर मंडलोई के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। लीलाधर मंडलोई का जन्म छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई है। लंदन से प्रसारण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल का कार्य संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ की अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के लोगों के जनजीवन का सजीव चित्रण मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन माने सोसाइटी के बारे में एक पढ़ाई हम कह सकते हैं। और वे लोककथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्ट और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। पाठ प्रवेश। अगर पाठ के बारे में हम जानकारी पाएंगे तो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। ये किस्से हमें किसी न किसी संदेश देते रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। इस पाठ में ततारा वामेरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था, माने बहुत जोर पर थे। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को, यहाँ पर युगल मतलब पैर, जोड़ी, कौन है? ततारा वामेरो। इन दोनों को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बताई गई है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यहाँ देख सकते हैं आप लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। कार निकोबारी जनजाति आदिम संस्कृति के केंद्र हम कह सकते हैं। प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, माने ये दोनों जुड़े हुए थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज हम दोहराए जा रहे हैं। सदियों पूर्व माने बहुत सालों के पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। उस गांव का नाम था पासा। पासा गांव में एक शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम ततारा। ततारा बहुत सुंदर था और नेक मददगार व्यक्ति था। मददगार मतलब सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। सदैव माने हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग के भावना को हर समय लोग चर्चा करते थे। मुसीबत के समय लोग उनको बुलाते थे तो वह दौड़ दौड़ कर पहुंच जाता था। दूसरे गांवों में भी लोग उनको पर्व त्योहारों के समय विशेष रूप से आमंत्रित करते थे, माने बुलाते थे और उनका आदर भी करते थे और आत्मीय भाव से उनसे बातें करते थे और उनके पास रहना चाहते थे।
पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधकर घूमता था। लोगों का मत था कि वह लकड़ी की तलवार होने पर भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। दूसरों के सामने उसका उपयोग भी नहीं किया था, लेकिन साहसिक कारनामों के कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य की थी। एक शाम ततारा अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा था। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज मतलब जहाँ धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देता है। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। ठंडी बयारें मतलब ठंडी हवा आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट शनैः शनैः माने स्लोली क्षीण होती जा रही थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों का समुद्र पर निहारने लगा था। तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई दे रहा है। गीत मानो बहता हुआ आ रहा था, वह जिससे वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा मतलब एकाग्रता। वह चैतन्य होते ही विवश होकर इधर उधर ढूंढने लगा जहाँ से गीत के स्वर बह रहे थे। उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में समुद्र के सौंदर्य को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, माने रोमांटिक सॉन्ग। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि उसके सामने एक अजनबी युवक खड़ा होकर उसे देख रहा था। जब होश में आई तब वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। अपने सामने सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई, माने चकित हो गई। लेकिन ततारा ने विनम्रता से कहा, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? लड़की ने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, माने मैं दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती हूँ, यह तुम भी जानते हो। लेकिन ततारा सुध बुध खोया हुआ था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? ऐसे पूछ रहा था। लेकिन लड़की बहुत क्रोधित हो गई है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, उसने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लापाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः पुनः माने बार बार विनय कर रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना, तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है। युवती को बहुत गुस्सा आया, झुंझला उठी। झुंझला उठना मतलब चिड़चिड़ा रही थी। वह कुछ और सोचने लगी और कड़े स्वर में कहा, ढीठता की भी हद है। ढीठता मतलब स्टबर्नेस। मैं जब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तैयार हो गई थी। ततारा को तब होश आया। वह अपनी गलती को पहचान लिया। उसके सामने खड़े होकर रास्ता रोककर गिड़गिड़ाने लगा, माने दयापूर्वक प्रार्थना करने लगा।
मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस तुम अपना नाम बताओ। लड़की विवशता से कहा, वामीरो। वामीरो? वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी यहाँ आओगी ना? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, कहती हुई दौड़ पड़ी। वामीरो ने कहा, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा। बाट जोहना मतलब इंतज़ार करना। बाट जोहना मुहावरा है। वामीरो रुकी नहीं, भागती हुई अपने घर की ओर चली गई हैं। घर पहुंचकर भीतर ही भीतर बेचैनी सी महसूस करने लगी। वह ततारा को बहुत पसंद कर रही थी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, लेकिन वही ततारा आज उसके सामने अलग रूप में आया। उसका व्यक्तित्व कदाचित बिल्कुल वैसे ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही। माने अपने पति जिस तरह रहना चाहती थी, ततारा वैसे ही था। लेकिन एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। माने दूसरे गांव के युवकों के साथ उनकी शादी नहीं हो सकती है, इसलिए वह उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर माने भला समझा उसने। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। किसी तरह रात बीत गई है। दोनों के हृदय वेदित थे और दूसरे दिन वह समुद्र के किनारे पर जाने के लिए तैयार हो गई। पहले उसने कहा था कि नहीं आऊँगी, लेकिन जाने के लिए ही तैयार हो गई। उधर वामीरो की प्रतीक्षा में ततारा पल पल पहाड़ की तरह बीत रहा था। उसके भीतर एक शंका दौड़ पड़ी थी। वामीरो आएगी या नहीं, वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही प्रतीक्षारत माने इंतज़ार करते हुए बैठा था। इतने में वामीरो वहाँ पहुँच गई है। तब ततारा के खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना ना रहा माने बहुत खुश हुआ था। खुशी का ठिकाना ना रहना मुहावरा है। वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी और बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ा रही थी। मतलब कोई उनको देख रहा है या नहीं, वह देख रही थी। तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर बैठ गई हैं। दोनों शब्दहीन हो गए थे, माने बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे और एक टक निहारते हुए वे बहुत समय तक ऐसे ही बैठे रहे। माने एक दूसरे को देखते हुए, कुछ बातें नहीं, खाली एक दूसरे को देखते हुए बहुत समय तक बैठ गए हैं। अंधेरा बढ़ रहा था, इसलिए वामीरो सचेत होकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी हैं। इस प्रकार दोनों रोज उसी जगह पहुंचकर बैठ जाते, एक दूसरे को देखते रहते थे, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहे थे। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को समझ गए थे और वे बोल रहे थे कि वामीरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव नहीं है। परंपरा के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक, माने दोनों एक ही गांव के होना चाहिए। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के माने उन दोनों को समझाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, लेकिन दोनों अडिग रहे, माने दोनों स्थिर रहे थे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्र के किनारे मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। अफवाहें मतलब गॉसिप्स। ऐसे चल रहा था। एक बार पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में
हृष्ट-पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों की शक्ति परीक्षा भी प्रतियोगिता के रूप में होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग उसमें हिस्सा लेना मतलब भाग लेते थे। वहाँ पर नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। सभी लोग वहाँ एकत्रित होने लगे। विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू हुए हैं, लेकिन ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। वह वामिरो को ढूंढने में व्यस्त था। व्यस्त मतलब बिजी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे वामिरो रोती हुई दिखाई दी। वह उसे देखकर झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे और दूसरे ततारा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी हैं। ततारा बेचैन हो गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसे शक में बैठ गया था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां आ पहुंची और वह दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। इतने में गांव वाले भी वहां उपस्थित हो गए हैं। यह दृश्य ततारा और वामिरो दोनों को अपमानजनक लगा। लोग उनके ऊपर आवाज़ें उठाने लगे। आवाज़ें उठाना माने सभी उनको डांटने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय हो गया था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे विवाह की उस निषेध परंपरा पर क्षोभ था। क्षोभ माने बहुत दुख हुआ था। वह अपनी असहायता पर भी खींच उठा। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार के मूठ पर जा गिरा। वह अपने क्रोध को शमन करने के लिए उसे शक्ति भर धरती में घोंप दिया तलवार को और ताकत से उसे खींचने लगा। पसीने से वह नहा उठा। सब उनको देखकर घबरा रहे थे। वह तलवार को अपनी ओर खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया और अचानक जहां लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी है। दरार मतलब क्रैक होने लगी है। मानो धरती दो टुकड़ों में बंट गया था। गड़गड़ाहट की आवाज़ से धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानव क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। भय से आकुल, भयभीत हो गए थे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना भी न की थी। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। उसकी करुणा चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई है। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था और द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छलांग लगाकर धरती को पकड़ने के लिए सोचा था। मिट्टी के कारण उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। लगातार समुद्र की सतह की तरफ वह जा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 कहकर पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान माने रक्त से उसका शरीर भर गया था। वह अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे होश ही नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था और द्वीप जो है दूसरे हिस्से से जुड़ गया था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँच गया, उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो गई है। वह हर समय ततारा को खोजती हुई
उसी जगह जाकर बैठ जाती थी और तातारा को वापस आने की इच्छा में बैठी रहती थी। उसे खाना पीना छोड़ दिया था उसने। परिवार से वह एक तरह से विलग माने अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु उसका पता नहीं मिल सका। सुराग ना मिल सका माने उसका कोई पता नहीं मिल सका। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों सोचते हैं कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए हैं उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव के लोगों से विवाहिक संबंध करने लगे, मतलब वैवाहिक संबंध मतलब विवाह करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु इसी सुखद परिणाम के लिए ही हुई थी। इन दोनों का जो त्याग है उसे वे व्यर्थ नहीं जाने दिए हैं और इन दोनों के प्रेम कथा को अमर बनाते हुए लोग दूसरे गांव के लोगों के से शादी करने लगे और दोनों द्वीप आज भी इस लोक कथा को दोहराते रहते हैं। धन्यवाद।